नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अब सवाल ये उठता है कि पुस्तक मेले की जरूरत क्यों है और पुस्तकें क्यों जरूरी हैं हर इंसान के लिए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तमाम तरह के गैजेट्स हैं और उनमें YouTube है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, टीवी है, तमाम चैनल हैं। ऐसे दौर में किताबों की उपयोगिता क्या है, जरा सोचिए। किताबें हमेशा आपके साथ रहती हैं। अभी आप कहेंगे सब गैजेट भी हमारे साथ रहता है, मोबाइल भी हमारे साथ रहता है, लैपटॉप भी साथ रहता है, कंप्यूटर घर में रहता है, टैब है वो भी हम हैंडल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सही सोचा आपने और सही कहा। लेकिन कभी गंभीरता से सोचिए कि जो गूगल पर आपको दिखाई दे रहा है, जो गूगल पर परोसा जा रहा है, जो तमाम सोशल मीडिया पर मैटर परोसा जा रहा है, वो कितना ऑथेंटिक है, उसमें सच्चाई कितनी है। अगर हर व्यक्ति इसी तरह से सोशल मीडिया पर अपनी तरह से अपनी बातों को लिखता रहेगा तो फिर उन पारंगत लेखकों का क्या होगा जो ताउम्र शोध करते हैं, मेहनत करते हैं और आप तक सही चीजें पहुंचाते हैं। उन प्रोफेसर्स का क्या होगा जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन टीचर्स का क्या होगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं। सब बेईमानी हो जाएगा। स्कूल बंद कर दीजिए, कॉलेज बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए अनर्गल बातें। हमारे एक मित्र हैं UN नायक साहब, उनका एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा कि जरा इसको देखिए और उस मैटर में लिखा था कि गंगा 11 राज्यों से निकलकर समुद्र में जाती है। और जब वो लाइन मैंने पढ़ी तो नायक साहब को फोन किया कि वो महान लेखक कौन है, उनके मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूं कि गंगा 11 राज्यों से निकलती है। तो बोले क्यों? ये तो बहुत सीनियर आदमी ने लिखा है। इतनी देर में वो, चूंकि फोन पर बात हो रही थी, उड़ीसा में बैठे हुए थे, इतनी देर में उन्होंने लैपटॉप पर सर्च किया, उसमें भी 11 राज्य दिखा रहा था। मैंने कहा सर मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि गंगा कितने राज्यों से निकल कर बहती है। अब मैंने उनको भेजा 5 राज्य गंगा जहां से निकलती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, थोड़ा सा बांग्लादेश का इलाका। तो कहने लगे ये कैसे संभव है? संभव इस तरह से है कि आप गूगल से पूछ क्या रहे हैं, आपके पूछने का तरीका क्या है, आपके पूछने के जो शब्द हैं, जो सवाल आपने गढ़ा है गूगल पर, वो उसके शब्द आपको वही जवाब देंगे जो आप पूछ रहे हैं। तो ये छोटी सी एक बात मैंने आपको बताई। इस तरह से बहुत सारी चीजें गूगल बाबा पर फैली हुई हैं। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि हम सोशल मीडिया पर, गूगल बाबा पर कितना विश्वास करें। किताबें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि किताबों में जो आपको मिलता है वो 90% सही होता है। 10% इसलिए कि बहुत सारी चीजें हैं, जब वो किताब लिखी गई उस समय जितना भी शोध कार्य हुआ वो उस लेखक ने दे दिया, उसके बाद कुछ समय बाद कुछ और किताबें आई तो उसमें 10% कार्य और बढ़ गया, दूसरे लेखक ने दे दिया। तीसरा कि किताबें हमेशा आपके सच्चे साथी हैं। आप जब मर्जी किताब को अपनी रैक से उठाइए और पढ़ लीजिए। अब आपके फोन में बैटरी नहीं है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना जरूरी है, कैसे पढ़ेंगे? किताब तो आप सीधे रैक से निकालिए, पढ़ लीजिए। लाइट नहीं है, आप सनलाइट में पढ़ लीजिए, बाहर बैठ के पढ़ लीजिए। और किताबें हमेशा चिरजीवित रहेंगी। सोशल मीडिया तो बंद हो सकता है, नेटवर्क सिस्टम खराब हुआ सैटेलाइट से, आप बैठे हुए हैं, अक्सर होता है। लोग मैसेज करते हैं, गूगल नहीं चल रहा, व्हाट्सएप बंद हो गया,
फेसबुक ब्लॉक हो गई, इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में हमारी किताबें ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और रहेंगी। पिछले दिनों प्रगति मैदान जाना हुआ तो वहां एक अध्यापिका से भेंट हुई। आजकल वो सेवानिवृत्त हैं। उनसे मैंने एक सवाल किया कि महिलाओं को पुस्तकें पढ़ना क्यों जरूरी है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक बहुत ही अच्छी ज्ञान का साधन है। सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रिय मित्र है। किसी भी समय हमें किसी को रूठे हुए मित्र को मनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन पुस्तक ना हमसे कभी रूठती है, ना हमसे कभी दूर जाती है। उसको हम जब चाहें तब अपने साथ ले जा सकते हैं। गाड़ी में पढ़ सकते हैं, ट्रेन में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। मोबिलिटी है इसकी। पुस्तकों को पढ़कर ही हम लेखकों को, प्रकाशकों को और ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। और लेडीज़ को तो स्पेशली बहुत पुस्तक पढ़नी चाहिए, ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि अगर एक लेडी पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। इसलिए हम ज़रूर कहेंगे कि लेडीज़ को पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए ताकि पूरा परिवार इनलाइटेंड हो सके। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1974 में हुई थी। लेखकों और प्रकाशकों के हितों को लेकर, उनके टकरावों को खत्म करने के लिए, उनके मतभेदों को खत्म करने के लिए, ताकि पुस्तकें नियमित रूप से छपती रहें और प्रकाशक उनको छापकर पाठकों तक पहुंचाते रहें। एक बहुत ही सराहनीय कार्य था। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान महासचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े, बहुत जाने पहचाने चिरपरिचित प्रोफेसर, जिनकी पुस्तकें दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती हैं और तमाम विश्वविद्यालयों में उनको रेफर किया जाता है। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप इनकी किताबें पढ़िए। ऐसे महान व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे जब ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के विषय में बातचीत की तो उन्होंने बहुत ही उम्दा बात कही। पहले जान लेते हैं उनके विचार ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बारे में। डॉक्टर एस अवस्थी, महासचिव ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुई थी और इसकी स्थापना के पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक D.R. मानकेकर, कादम्बनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी और बहुत सारे लेखक थे, जिन्होंने ये महसूस किया कि भारत में लेखकों की एक राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो कि लेखकों के हितों का संरक्षण करे और ख़ास तौर पे प्रकाशकों के साथ जो वाद विवाद होता है उसको सुलझाए और एक तरह का संतुलन जो है लेखक और प्रकाशक दोनों के बीच स्थापित हो, क्योंकि लेखक और प्रकाशक के बीच हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, हितों का सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है और ये जो परस्पर आवश्यकता है वो दोनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देती है। और हम देखते हैं कि 1974 से ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और विश्व पुस्तक मेला और दिल्ली पुस्तक मेला, इसमें ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भागीदारी हमेशा रहती है। चर्चा पुस्तकों की चल रही है, ऐसे में एक सवाल हमारे जहन में आता है कि जब हम गुलाम थे तब लेखकों की भूमिका क्या रही। द रोल ऑफ राइटर्स इन फ्रीडम मूवमेंट, इस विषय पर डॉक्टर अवस्थी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आइए उनको भी सुन लेते हैं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ सकें कि पुस्तकें हमेशा आपका साथ देती हैं। उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर हम तत्कालीन गुलाम भारत की एक तस्वीर अपने सामने देख पाते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, दोहन किया।
तो आइए पहले सुनते हैं डॉक्टर एस अवस्थी जी को, उन्होंने क्या कहा। हर क्रांति में, हर बड़े आंदोलन में जो सबसे बड़ी तस्वीर पीछे होती है, कई बार वो छुपी होती है, कई बार वो स्पष्ट उजागर हो जाती है, और वो होती है लेखक की शक्ति। यह लेखक है जो कि लोगों के बीच में, जनता के बीच में, समाज के अंदर जागरण पैदा करता है। वो समाज सुधारक हो सकता है कि ना हो, लेकिन समाज सुधार की दिशा और दशा दोनों को वो तय करता है। इसलिए आप देखिएगा, चाहे वो फ्रांस की क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, रूस की क्रांति है, इन सब क्रांतियों के पीछे लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत में भी आप देखेंगे तो आप शुरू से यदि प्रारंभ करें, आप स्वामी दयानंद सरस्वती को लें, आप महात्मा गांधी को लें, जवाहरलाल नेहरू को लें, सुभाष चंद्र बोस को लें, और यदि आप बिल्कुल हिंदी साहित्य में आ जाएं, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हम लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से याद करते हैं, उनको आप लें, महादेवी वर्मा को लें, सुभद्रा कुमारी चौहान को लें, ये सब जो थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने एक तरफ तो रचना की, लोगों को कविताएं दी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शायद हिंदी साहित्य की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविता जो है वह यही है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। तो लोगों के अंदर उत्साह उजागर करने के लिए कविताएं लिखी गई, लेख लिखे गए, उपन्यास लिखे गए। आनंदमठ आज भी हम उसको याद करते हैं। तो दूसरी ओर इनमें से बहुत सारे लेखक जो थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान को यदि लिया जाए तो वो एक तरफ लेखन कर रही थी, दूसरी ओर वे जो हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया और वो जेल भी गए। पुस्तकें सदैव अपने पास रखिए, उपहार में पुस्तकें दीजिए, जन्मदिन पर पुस्तकें दीजिए, ऐसी पुस्तकें दीजिए जो समाज का मार्गदर्शन कर सके। पुस्तकों से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। यदि आपके पास पुस्तक है तो शायद आपको किसी मित्र की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि पुस्तक आपकी साथी है और पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सही है कि बहुत सारे नए आधुनिक साधन विकसित हो गए हैं। हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, और इनके द्वारा जो है हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि लैपटॉप, टेलीविज़न, मोबाइल, इनसे प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान होता है वो क्षणभंगुर होता है। पुस्तक के लिए आपको किसी मोबाइल की आवश्यकता नहीं, किसी लैपटॉप की आवश्यकता नहीं, आपको बिजली की आवश्यकता नहीं। कहीं बैठ जाइएगा और उसको पढ़िएगा। और यह भी सही है कि हम सबका उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत में एक बड़ा भारी पाठक समाज जो है वो विकसित हो, क्योंकि समस्या ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट नहीं है। और ख़ास तौर पे जब से मोबाइल आया है उसके बाद तो हम लोग जो हैं, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं और उस इंग्लिश के द्वारा ही हम सारा काम चला रहे हैं। इससे हमारी भाषा बिगड़ रही है, इससे हमारे जीवन का रूप बिगड़ रहा है। लेकिन जब आपके सामने पुस्तक होगी तो कभी आप कहीं पर बैठ जाइए और उसको आप पढ़ सकेंगे। इससे ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं होगा जब तक कि वो ज्ञान समाज, नॉलेज सोसाइटी ना बने। और नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग पुस्तकों का अध्ययन करें, पुस्तक ज़रूर पढ़ें, पुस्तक खरीदें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि यदि पुस्तक नहीं बिकेगी, प्रकाशक नहीं रहेंगे, लेखक नहीं रहेंगे, लेखक नहीं रहेंगे
तो नया ज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि नया ज्ञान जो है वो मुख्य तौर से लेखकों द्वारा ही आता है। इसलिए हम लोग को वो गलती नहीं करनी चाहिए, पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपके घर में किसी का बर्थडे हो, किसी मित्र की शादी हो, वहाँ जाइएगा, एक पुस्तक ले जाइए, लोगों को पुस्तक भेंट कीजिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लेखक को प्रोत्साहित करेंगे, आप प्रकाशक को प्रोत्साहित करेंगे और इस देश के अंदर एक नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज बनाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। तो ये था पुस्तकों के विषय में एक छोटा सा एपिसोड। पुस्तकें आपको हमेशा ताज़ा तरीन रखती हैं, आपके मानसिक तनाव को खत्म करती हैं, आपका ज्ञान वर्धन करती हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो कोशिश हम ये करें कि अवसर कोई भी हो, मौका कोई भी हो, हम उपहार में पुस्तकें प्रदान करें। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपके लिए इसी तरह से बहुत सारी ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।